नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे थे। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस और इसके अलावा लोअर पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आगे आने वाली आपकी पीसीएस की परीक्षा हो 2025 की, या फिर जो 2025 में आने वाली लोअर पीसीएस की वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे उसी के आगे क्वेश्चंस। इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, मैं 2-3 जानकारियां आपको दे देता हूं। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सिलेबस को गंभीरता से पूरी तरह से इसको कवर करें ताकि आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकें, तो हमारे एप्लीकेशन में हिस्ट्री का बैच, पॉलिटी का बैच और जियोग्राफी के बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यूपी स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कंप्यूटर का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे बैचेस भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड दिया गया है, तो आप उस कूपन कोड के इस्तेमाल से इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, टाइप्ड नोट्स, ताकि आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 नंबर तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे 26 से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा भारत में सुल्तान हुआ है जिसने नया धर्म चलाना चाहा, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया और इसने वो जो धर्म था उसे त्याग दिया। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने नया धर्म चलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उलेमाओं के विरोध के चलते इसने वो अपना जो आइडिया था उसे त्याग दिया। ये व्यक्ति है अलाउद्दीन। अब जरा गौर करना, मैं इसके बारे में 2-4 बातें आपसे डिस्कस कर लूं। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो बंदा है अलाउद्दीन खिलजी, कहते हैं कि इसने नवीन धर्म की स्थापना का विचार किया था। इसके दिमाग में एक विचार आया। इसने सोचा क्यों ना एक हम नवीन धर्म को स्थापित करें। अब सवाल यह है कि अगर ये बंदा नवीन धर्म को स्थापित करेगा और ये इसके अंदर विचार आया है, तो विचार आया कहाँ से? इसने अपने दिमाग में ये दिमाग लगाया, या हम कहें ये आइडिया लाया। इसने सोचा कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद थे, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा जो इस्लाम से संबंधित थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इनके 4 साथी हुआ करते थे। ठीक है, ये 4 साथी कौन थे? अबू बकर, उस्मान, उमर और साथ ही साथ अली। तो ये जो 4 साथी थे इनके, इन्हीं 4 साथियों की वजह से पैगंबर मोहम्मद साहब की ख्याति हुई देश दुनिया में। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार 4 साथी तो हमारे पास भी हैं। हमारे पास भी पैगंबर मोहम्मद साहब की ही तरह 4 साथी हैं। इसके साथ 4 कौन थे? इसके साथ थे, एक था अल्प खां, एक था नुसरत खां, एक इसका साथी था जिसका नाम था उलूग खां, और इसके अलावा एक इसका साथी था, नाम था जफर खां। इसने कहा कि जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 साथी थे, हमारे पास भी हमारे 4 साथी हैं। क्यों ना हम इन 4 साथियों की मदद से हम भी एक नवीन धर्म की स्थापना करें। लेकिन यहीं पर एक काजी बैठा था, मीटिंग ये कर रहा था अपने सहयोगियों के साथ। तो इसी मीटिंग में एक काजी था। इस काजी का नाम था अला उल मुल्क। अला उल मुल्क, कहते हैं कि इस काजी ने विरोध किया और इसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि महाराज, आप तो केवल राज करिए, धर्म वगैरह ये पैगंबरों की बात है, आपकी बात नहीं है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विचार त्याग दिया था। ठीक है, इसके अलावा सिकंदर के समान इसने विश्व विजय की योजना भी बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खैर, अला उल मुल्क के विरोध के चलते ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि किसने विरोध किया था। इस शख्स ने विरोध किया और उसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म का जो विचार था उसे त्याग दिया था। सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखो 27, 27 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त की थी, या हम कहें कि उपाधि धारण की थी। तो ये भी शख्स अलाउद्दीन ही है। फिर से यहां पर आओ जरा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में 2-4 बातें फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका जो मूल नाम था इसका अली गुरशास्प। अली गुरशास्प, ये इसका मूल नाम था। और इसका जन्म कब हुआ था, क्या मुझे बता सकते हो आप? 1266 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था।
और ये हुआ था सिरसा में। ठीक है। इसने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी? ये अशिक्षित था। ये अशिक्षित था, स्मरण रखिएगा। अच्छा, इसने उत्तर भारत में भी अभियान चलाए, कई सारे क्षेत्रों को जीता। इसने दक्षिण भारत में भी अभियान चलाए, कई सारे क्षेत्रों को जीता। इसी वजह से दक्षिण भारत में जो इसने अभियान चलाए थे, उसमें जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी इसने मलिक काफूर की सहायता से, वो पॉलिसी पूरी तरह से दक्षिण को अपने साम्राज्य के अधीन लाना नहीं था। इसी वजह से लेनपूल ने इसे एक नाम दिया है। अलाउद्दीन को कहा जाता है सल्तनत का समुद्रगुप्त। ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत का समुद्रगुप्त यानी सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यही है अलाउद्दीन खिलजी। एज इट इज आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सवाल पूछे जाते हैं। तो सिकंदर ईसानी ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 नंबर कह रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जा रहा है, बर्नी कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व प्राप्त किया था तो वो शरीयत के नियमों की चिंता नहीं करता था। जैसे कई सारे राजा और आएंगे, जैसे आ, आगे आप देखोगे, जैसे एक बंदा आया था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, फिरोज। तो फिरोज पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरता को फैलाता था अपने साम्राज्य में। इस्लाम या हम कहें शरीयत के आधार पर ही साम्राज्य स्थापित किया था उसने। इसके ठीक इतर आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी था। देखो, यहाँ पे आओ जरा। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। मैंने ये सारी की सारी बातें आपको हिस्ट्री के बैच में बताई हुई हैं। तो आप वहां से, अगर आप हिस्ट्री के बैच से जुड़े हैं तो आप उन लेक्चर्स को बार बार देखिए, ठीक है, ताकि आप कथन कारण जैसे सवालों से भी निपट पाए। देखो, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था, कहते हैं कि ये सिद्धांत 3 विषय पर आधारित था। 3 इसके विषय थे। कौन कौन से? एक निरंकुशता, निरंकुशता, धर्म, और साथ ही साथ राजसत्ता। 3 विषयों से ये ओतप्रोत था। ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि धर्म और राजनीति ये एक नहीं हो सकते हैं। धर्म और राजनीति का स्पष्ट पृथक्करण अलाउद्दीन के शासनकाल में हमें मिलता है। धर्म और राजनीति का स्पष्ट पृथक्करण, के निशान मिलते हैं। इसने जनहित को अपना कर्तव्य माना था। धार्मिक कानूनों को इसने कभी भी अपना कर्तव्य नहीं माना। इसका जो, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका कर्तव्य क्या था? इसका कर्तव्य था जनहित के कार्य करना। जनहित के कार्य, जनहित के कार्यों में आप देखोगे बाजार नियंत्रण प्रणाली हो, या फिर मैसेजिंग सुविधा हो, या फिर डाक प्रणाली हो, इसके साम्राज्य में, इसके शासनकाल में बहुत तेजी से विकसित हुए। लेकिन याद रखिएगा, इसने कभी भी धार्मिक कानूनों को अपना कर्तव्य नहीं माना। धार्मिक कानूनों को इसने कर्तव्य नहीं माना। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, इसमें सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 29 देखो, 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? मैं आपको लिए चलता हूँ मंगोल आक्रमण के पास। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने आक्रमण भी किए थे, एक नहीं 6 आक्रमण किए थे। मंगोल आक्रमण। ठीक है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में टोटल 6 मंगोल आक्रमण हुए। और ये जो मंगोल आक्रमण हुए थे, इन 6 के 6 हमने आपको डिटेल में कराए हुए हैं। लेकिन जो आपसे संबंधित सवाल पूछा गया है, एग्जाम से संबंधित सवाल, वो पूछा गया है तीसरे आक्रमण के बारे में। मंगोलों का जो तीसरा आक्रमण था, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये तीसरा आक्रमण कब हुआ? 1299 ईस्वी में। ईयर याद रखना, पूछा जाता है। इसमें मंगोल का नेतृत्व कौन कर रहा था? मंगोल सेना का नेतृत्व ये कर रहा था कुतलुग ख्वाजा। कुतलुग ख्वाजा। ठीक है, ये नाम याद रखना। अच्छा, फिर अलाउद्दीन की तरफ से विरोधकर्ता कौन था? कौन विरोध कर रहा था? अलाउद्दीन की तरफ से विरोधकर्ता, अलाउद्दीन की तरफ से कई सारे विरोधकर्ता थे। जैसे जफर खां था एक, जफर खां। इसके अलावा एक शख्स था जिसका नाम था उलूग खां। कहते हैं कि इस युद्ध में अलाउद्दीन स्वयं था, अलाउद्दीन भी था। इसके अलावा एक शख्स था जिसका नाम था अकत खां। अकत खां भी इसके विरोध में पहुंच गया था। और फिर एक जगह है
जगह थी कीली, और फिर मंगोलों और अलाउद्दीन के मध्य कीली का युद्ध हुआ। ठीक है, इस कीली के युद्ध में ये जो शख्स है जिसका नाम था जफर खां, ये मारा जाता है, मारा गया था। और इस प्रकार से आपसे जो सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? मारा गया था जफर खां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। 30 क्या कह रहा है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम बताइए। पति का नाम है राणा रतन सिंह। अच्छा, अलाउद्दीन के जो अभियान है ना, अभियानों को आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वैसे सवाल भी देखेंगे कि अलाउद्दीन के 4 अभियान लिखेगा और कहेगा कि इनको कालानुक्रम में सजाइए। ठीक, वहां पर आपको एक सीक्वेंस, एक ब्रॉड डीप स्टडी आपके पास होनी चाहिए, 6 नोट्स होने चाहिए। अब देखो, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान जरा समझते हैं। अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान है, सबसे पहले मुझे बताओ ईयर। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया। ये जो चित्तौड़ का दुर्ग था, ये दुर्ग 2 नदियों के बीच अवस्थित था। ये कौन सी 2 नदियां थी? 2 नदियों के कहते हैं कि संगम पर अवस्थित था। एक नदी थी जिसका नाम है गंभीरी, और एक नदी थी बेड़च। बेड़च, इन दोनों नदियों के बीच में ये दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग अवस्थित था। ठीक है, और उस समय ये जो चित्तौड़ हुआ करती थी, ये राजधानी भी थी मेवाड़ की। ये राजधानी रहा करती थी मेवाड़ की। अब यहाँ पर एक बात समझना, उस समय ये जो चित्तौड़ है, यहाँ का शासक कौन था? जिस समय अलाउद्दीन ने अटैक किया था, शासक यहाँ का था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, कहते हैं कि युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह मारे गए, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ की एक रानी भी थी, पद्मावती, आपने मूवी देखी होगी, है ना? तो रानी का नाम था पद्मावती। पद्मावती, और कहते हैं पद्मावती ने और दासियों के साथ जौहर कर लिया था। इन्होंने जौहर कर लिया। इसके अलावा युद्ध में राणा रतन सिंह की तरफ से एक सामंत सिसोदिया भी लड़ रहा था, यानी एक सिसोदिया वंश का एक सामंत था, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, ये भी मारा जाता है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा जब युद्ध हुआ और फिर परिणाम क्या निकला, जब सारे के सारे मारे गए, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 26 अगस्त की तारीख थी, 26 अगस्त 1303 ईस्वी, और इस तारीख में दुर्ग पर कब्जा हो गया अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन का दुर्ग पर कब्जा हो गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो चित्तौड़ था, इसका नाम बदल दिया गया। चित्तौड़ का नाम परिवर्तन, चित्तौड़ का नाम परिवर्तन होके क्या रखा गया? नाम रखा गया खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद, स्मरण रखिएगा। चित्तौड़ का नाम परिवर्तन, या फिर चित्तौड़ के कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में दुर्ग का नाम परिवर्तित लिखा मिलता है। चित्तौड़ के दुर्ग का नाम परिवर्तित हुआ और हो गया खिजराबाद। और ये जो पूरा का पूरा चित्तौड़ है, ये किसके नियंत्रण में कर दिया गया था? यहाँ का शासक तो मर गया, राणा रतन सिंह मारे गए थे, तो यहाँ का नया शासक कौन बना? ये जिम्मेदारी दे दी गई खिज्र खां को। खिज्र खां यहाँ का शासक बना था। ठीक है, वापस आ जाओ, सवाल का उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 31, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? आंसर होगा मलिक काफूर। अब सवाल मेरा ये है, मलिक काफूर कहाँ से पकड़ा गया था? देखो, यहाँ पर आओ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मलिक काफूर के बारे में। कहते हैं मलिक काफूर हिजड़ा था। कुछ पुस्तकों में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि मलिक काफूर ने शादी भी की थी झत्तेपाली जी से। ठीक है, तो खैर, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, तो जो ऑथेंटिक होगी वो जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या था? जस्ट वेट। हजार दिनारी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आओ, मलिक काफूर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये आया कहाँ से बंदा? अलाउद्दीन का एक सेना नायक था। सेना नायक, अलाउद्दीन का सेना नायक हुआ करता था जिसका नाम था नुसरत खां। नुसरत खां, कहते हैं कि ये दक्षिण विजय अभियान के लिए गया था नुसरत खान, और वहीं पर कैम्बे बंदरगाह को ये लूटता है, गुजरात।
कैम्बे बंदरगाह को इसने लूटा। ठीक है, जब ये बंदरगाह को वहीं पर लूटता है तो वहीं पर एक मार्केट में, बाजार में मुस्लिम व्यापारी था, मुस्लिम व्यापारी था, और उस समय दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो एक मुस्लिम व्यापारी था जो मलिक काफूर को बेच रहा था, और यहीं से मलिक मलिक काफूर को खरीदा गया। अब सवाल ये है कि मलिक काफूर को किसने खरीदा? तो याद रखिएगा, नुसरत खान ने। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। नुसरत खान ने खरीदा। कहते हैं कि इस मुस्लिम व्यापारी को 1000 दीनार की राशि प्रदान की गई। 1000 दीनार की राशि दी गई थी मलिक काफूर के बदले, और इसी वजह से ये जो बंदा है मलिक काफूर, इसे कहा जाता है हजार दीनारी। इसे हजार दीनारी भी कहा जाता है। ठीक है, वापस आओ जरा। 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, 32 में। कह रहा है कि मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसे खरीदा था नुसरत खान ने। मैंने आपको बताया है अभी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत अभियान धन प्राप्ति के लिए था। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया था। जिस राजा को जीता उसी राजा को राज्य पकड़ा दिया, और वहां से जितना भी धन ले सकता था लिया, मलिक काफूर ने दिल्ली भेज दिया। ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी अलाउद्दीन ने। यह दक्षिण राज्यों को कब्जा करना चाहता था? नहीं, कब्जा नहीं करना चाहता था। अगर कब्जा करता तो उसी राजा को राज्य क्यों सौंप देता? ठीक है, केवल और केवल इसने अधीन किया था। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी है दक्षिण भारत को विजित करने की, ये आपने समुद्रगुप्त गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ी होगी, और इसी वजह से अलाउद्दीन को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34, 34 नंबर। 34 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी अभियान, सबसे पहले तो हम आपको लिए चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक अभियान, इसे कहा जाता है देवगिरी का अभियान। ये जो देवगिरी का अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किया था। 1307, 1308 ईस्वी, जरा गौर करना। देवगिरी का उस समय शासक कौन था? चलो बताओ भाई। इसका शासक हुआ करता था, नाम था रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव। ठीक है, ये शासक था। इसके अलावा जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन की तरफ से आक्रमणकर्ता कौन था, यानी किसने आक्रमण किया था? ये बंदा था मलिक काफूर, वही हजार दिनारा मलिक काफूर। ठीक है, इसने आक्रमण किया था। और इसके बाद रामचंद्र देव हार गए थे। रामचंद्र देव को सेना के साथ दिल्ली भेज दिया जाता है। इसके बाद वहां पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक उपाधि से नवाजा, एक उपाधि प्रदान की। इसे कहा राय रायन। राय रायन की उपाधि रामचंद्र देव को प्रदान की गई। इसके अलावा रामचंद्र देव को एक गुजरात का क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था गुजरात का, ये कहलाता था नवासिरी। गौर करना, नवासिरी जिला। ये नवासिरी जिला ये किस क्षेत्र में था? गुजरात क्षेत्र में। और इस जिले को भी इन्हें प्रदान कर दिया गया था। किन्हें? रामचंद्र देव को इन्हें दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक शख्स था, शख्स का मतलब रामचंद्र देव ही थे। रामचंद्र देव की पुत्री थी एक, इन पुत्री का नाम था झत्यपाली। झत्यपाली, कहते हैं कि ये जो झत्यपाली थी, इनका विवाह कर दिया गया। किससे? अलाउद्दीन से। इनका विवाह अलाउद्दीन से कर दिया गया। और इसके बाद जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो कुछ पुस्तकों में, कुछ सोर्सेस में ये भी जानकारी मिलती है कि इन्हीं झत्यपाली से मलिक काफूर विवाह कर लेता है। तो खैर, वापस आ जाओ। सवाल इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ए पार्ट सही हो जाएगा। बीआरपीसी में पूछा गया था 2011 में। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलाइए। सूची एक और सूची दो, एक तरफ क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ उनके राजा दिए हैं, यानी अलाउद्दीन ने कौन कौन से क्षेत्रों पर चढ़ाई की और उन क्षेत्रों में कौन कौन से राजा थे। इसके लिए एक लिस्ट आप तैयार रखो। कैसी लिस्ट? मैं लिखे देता हूँ। ये लिस्ट आप तैयार रखना, कुछ इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो जरा, ये जो सवाल पूछा गया है आपसे, ये
किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछा जा चुका है यूपी आरओ यारो प्री 2017 में। ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा। एक पूरी लिस्ट मैं दे रहा हूँ, इस लिस्ट को आप तैयार रखना। ये आपके लिए लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस 2025 एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ गुजरात में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किया था, उस समय वहां का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था कर्णदेव। कर्णदेव प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान भी किया, और रणथंभौर का जब इसने अभियान किया तो वहां का राजा था हमीर देव। ठीक है, इसके अलावा मालवा का अभियान किया, तो मालवा का जो राजा था इसका नाम था महलक देव। महलक देव। शिवाना का अभियान जब किया तो वहां का राजा था शीतल देव। शीतल देव। और ये जो बंदा था शीतल देव, ये परमार राजा हुआ करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान किया, तो यहाँ का शासक था कान्हड़ देव। अगर हम आपको ले चलें देवगिरी, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान जो कि मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ का शासक कौन था देवगिरी का? रामचंद्र। रामचंद्र देव। इसके अलावा वारंगल का भी इसने अभियान किया था, और वारंगल का जो राजा था इसका नाम था रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव। रुद्रदेव सेकेंड। ये तो है वारंगल। अब आप आ जाओ होयसल में। होयसल का जब अभियान हुआ था मलिक काफूर के द्वारा, तो यहाँ का राजा था वल्लाल। वल्लाल तृतीय। ठीक है, वल्लाल थर्ड। इसके अलावा माबर का अभियान किया गया। माबर का राजा था कुलशेखर। कुलशेखर। इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसके जो पुत्र थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे साम्राज्य के लिए। ठीक, तो माबर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा था, और वहां पे फिर मलिक काफूर आक्रमण कर देता है और मलिक काफूर फिर जीत जाता है। तो खैर ये राजा हैं, सॉरी ये राजा हैं, और ये क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र की चढ़ाई के समय या कौन से क्षेत्र पर आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था, ये ऐसे करके आपसे कूट बना के सवाल पूछे जाते हैं। एज इट इज सारी बातें याद रखो। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना। ठीक है, हम आपको लिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 36 में। 36 देखो, यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान चलाए थे, उन अभियानों को कालानुक्रम में सजाइए। एज इट इज आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देख पा रहे हो, 4 अभियान दे दिए, रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अब आपको यहाँ पे ईयर्स पता होनी चाहिए। ठीक, ईयर्स पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या करता है कि एक तरफ अभियान दे देता है और दूसरी तरफ ईयर्स दे देता है। भी हम लोग आगे ऐसे भी सवाल करेंगे। यहाँ पे हमने 4 वर्ष दे दिए, और फिर बताओ इनको मैच कराओ। ऐसे भी सवाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आओ जरा। ईयर्स के आधार पर हम सारी बातें आपसे डिस्कस कर लें। अलाउद्दीन के अभियान, देखो, अलाउद्दीन के अभियान। ठीक, अलाउद्दीन के अभियान। देखो, एक बात समझना, अलाउद्दीन ने न सिर्फ उत्तर भारत को जीता, बल्कि इसने दक्षिण भारत को जीता। तो उत्तर भारत में इसने कौन कौन से अभियान किए, और इसके बाद दक्षिण भारत में इसने कौन कौन से अभियान किए? उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे दक्षिण भारत के अभियान। ये एज इट इज आपको ईयर सहित पता होने चाहिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे हिस्ट्री बैच से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो खैर, उत्तर भारत, सबसे पहले आप यहाँ पे आओ। गुजरात। गुजरात का अभियान किया, फिर इसके बाद चित्तौड़ का अभियान किया, ये क्रम से है। फिर इसके बाद मालवा का अभियान किया। मालवा के बाद इसने सिवान का अभियान किया, और इसके बाद इसने जालौर का अभियान किया। इसके अलावा साथ ही साथ ये दक्षिण में मलिक काफूर को भेजता है, तो मलिक काफूर ने देवगिरी का अभियान किया सबसे पहले। इसके बाद ये जाता है वारंगल को जीतता है, वारंगल का अभियान। इसके बाद ये होयसल को जीतता है, होयसल का अभियान। साथ ही साथ ये पांड्य क्षेत्र यानी माबर के क्षेत्र को भी जीतता है। गुजरात का जो इसने क्षेत्र जीता था 1298 ईस्वी में, चित्तौड़ का 1301 ईस्वी में, मालवा का 1303 ईस्वी में, सिवान का 1305 ईस्वी में, जालौर का, जस्ट वेट, गुजरात है, चित्तौड़, चित्तौड़ नहीं है दरअसल, यहाँ पे चित्तौड़ का जीता था इसने 1303 में। ठीक, मालवा का जीता था, ये 2 ईयर्स मैंने गलत लिख दिए हैं,
जो मालवा का जीता था वो जीता था 1305 में, और सिवान का जो अटैक किया था वो 1308 में किया था, ऐसे सही होगा। अब यहाँ पे आओ, जालौर ये 1311 में किया था, ठीक है। और 1298, फिर 1303, 1305, 1308 और 1311, इससे पहले 3 साल बाद यानी कि यहाँ पर आएगा 1301। 1301 में इसने रणथंभौर को जीता था, रणथंभौर, ठीक है। अब इस प्रकार से आप मैच कराओ, सबसे पहले गुजरात, फिर इसके बाद रणथंभौर, इसके बाद चित्तौड़, मालवा, सिवान और फिर जालौर। अब यहाँ पे आओ, देवगिरी पर इसने अटैक कब करवाया? मलिक काफूर से 1307 में, वारंगल 1309 में, होयसल 1310 में और पांडे 1311 में, ठीक। तो ये है अलाउद्दीन के अभियान, एज इट इज आप इनको याद रखो। तो अब यहाँ से आप देख लेना कौन सा ईयर कब है और इस हिसाब से कौन सा आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो 37, देखो कह रहा है कि मानचित्र तो यहाँ पे दिया नहीं है, दिए गए मानचित्र मुझे लगता है पिक लगाना भूल गया है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 38 देखो, 38, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि क्या होती थी? दरअसल एक ऐसी भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, यानी कि केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि। तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश करवाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे राजाओं पर नियंत्रण भी लगाया था, जो फ्री में इक्के प्रदान किए जा रहे थे उन पर नियंत्रण लगा दिया था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विकास हुआ था। 39 देखो, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो भूमि कर को 50% यानी 1/2 ये किया था खिलजी ने। खिलजी दरअसल जस्ट वेट, बलबन दिया है ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, खिलजी तो सही है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक भी सही होगा, बी और सी दोनों सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुल्तान ने, या हम कहें सुल्तान जिसके द्वारा भू राजस्व 50% तक कर दिया गया था, आंसर यही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। नेक्स्ट देखो 42, 42 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं और इनमें बताओ कि कौन सा सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशस्त जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रणाली आपको याद रखनी पड़ेगी, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उस प्रणाली के बारे में, कहा जाता है मसाहत प्रणाली, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया था? नहीं, पूरी सल्तनत में इसने लागू नहीं किया था। दरअसल भूमि की पैमाइश के आधार पर यह लगान लगाया जा रहा था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, क्या ये सही है? प्रांतों के गवर्नर्स के अधिकार समाप्त कर दिए थे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आओ जरा, कुछ बातें हम आपसे डिस्कस कर लें। देखो, एक प्रणाली है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह चर्चा में रही थी, नाम है इसका मसाहत प्रणाली। गौर करना, इस प्रणाली का नाम है मसाहत प्रणाली। ये क्या है? दरअसल इसमें भूमि की पैमाइश करा के राजस्व वसूलना निश्चित किया गया था। इसमें कहा गया था कि पहले भूमि की पैमाइश होगी, भूमि की पैमाइश के पश्चात पश्चात राजस्व वसूला जाएगा, राजस्व वसूलना वसूलना निश्चित किया गया, ठीक है। और इसी प्रणाली को कहा जाता है मसाहत प्रणाली। अच्छा, अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने नकद अदायगी अनिवार्य की थी। इसने नकद अदायगी अनिवार्य की, और ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान बना, पहला सुल्तान बना। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके समय में 3 प्रमुख कर भी लिए जा रहे थे, 3 प्रमुख कर भी थे इसी के समय। कौन-कौन से थे पता है आपको? एक तो था घरी कर, जिसे गृह कर कहा जाता था, एक था इसे कहा जाता था करी कर, और तीसरा था चरी कर, ठीक है। ये 3 प्रकार के ये नवीन कर लाया था। अच्छा, एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, जमींदार। जमींदार इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था।
अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में एक बात और याद रखना, इसने एक नया विभाग बनाया, और ये जो इसने नया विभाग बनाया था इसे कहा जाता था दीवान ए मुस्तखराज। मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज कहा जाता था, और ये अलाउद्दीन ने ही बनाया था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अब आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है कथन एक और कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण को लागू किया था, बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन तो देने का सवाल ही नहीं है। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने बनाई थी। तो अब ए पार्ट केवल सही होगा, ठीक है। सी पार्ट सही हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर। ए सही है, आर गलत है। 44 देखो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार को लागू किया? अब हम आपको लिए चलते हैं बाजार सुधार के पास। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, गौर करना। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति है, सबसे पहले किसने बनाई है? ये बनाई सुल्तान ने। सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन ने, गौर करना। सुल्तान ने बाजार नीति को नियंत्रित करने के लिए या मार्केट को नियंत्रित करने के लिए एक नया विभाग बनाया। ये जो नया विभाग है इसे कहा जाता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, ठीक है, स्मरण रखिए, भूलिएगा नहीं। ये दीवान ए रियासत नाम का एक नया विभाग बनाया गया सुल्तान के द्वारा। ये जो दीवान ए रियासत है, कहते हैं कि इसका एक प्रधान हुआ करता था। सवाल ये है मेरा कि इसका प्रधान कौन था? आपसे पूछा जाए तो बताओगे सद्र ए रियासत, ये बंदा इसका प्रधान था। ये जो विभाग है ये वास्तव में एक वाणिज्यिक विभाग था। ये एक वाणिज्यिक विभाग हुआ करता था, और इसका जो कर्ता धर्ता बनाया गया था, या हम कहें इस विभाग के लिए सद्र ए रियासत के पद पर नियुक्ति किसकी की गई थी? इस बंदे का मुझे नाम बताओ। नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत, इसकी नियुक्ति करी गई थी। अब यहाँ पे आओ, दीवान ए रियासत क्या करता था? ये दरअसल बाजारों के संगठन को नियंत्रित करता था। तो बाजारों का संगठन भी हुआ करता था क्या? हाँ। इसके अंतर्गत 3 बाजार आते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 बाजारों का अस्तित्व था। कौन कौन से? एक को कहा जाता था मंडी, एक बाजार को कहा जाता था सराय, सराय अदल, और एक बाजार को कहा जाता था दरअसल ये जो बाजार था ये दास बेचने खरीदने का काम करता था, या दास दास खरीदने बेचने में सहायक होता था, घोड़े बेचने खरीदने में सहायक होता था, इसके अलावा मवेशी बेचने खरीदने में सहायक होता था। तो इस प्रकार के 3 बाजार थे, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा बाजार लागू कर किया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी। 45 में आओ जरा, मैं आपको लिए चलता हूँ 45 नंबर में। कह रहा है कि मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी सही होगा, है ना। कुछ बातें और हैं, यहाँ पे आओ। ये मैंने आपको बाजार बता दिया, ठीक। अच्छा, एक पद हुआ करता था जिसे कहा जाता था शहना ए मंडी। ये शहना ए मंडी क्या था? दरअसल इसे कहा जाता था आज का मार्केटिंग इंस्पेक्टर। मार्केटिंग इंस्पेक्टर उस समय कहा जाता था शहना ए मंडी, ठीक है। और मार्केटिंग इंस्पेक्टर उस समय कौन बनाया गया था? इसका नाम था कबूल उलुग खानी। याद रखो, कबूल उलुग खानी, इसकी नियुक्ति की गई थी। भूलना नहीं, सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा अलाउद्दीन। बाजार नियंत्रण लागू किसने की थी? फिर से वही सवाल आ गया, नाम है अलाउद्दीन, ठीक। 47 देखो, 47 नंबर। 47 में कह रहा है कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रयास किए? तो देखो, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खिलजी के प्रयासों ने सफलता बहुत अधिक प्राप्त की थी, लेकिन इसके प्रयास क्या थे? देखो, यहाँ पे आओ। बाजार नियंत्रण के लिए 7 अधिनियम बनाए गए थे अलाउद्दीन की तरफ से, ठीक है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन के समय में बाजार नियंत्रण के लिए टोटल 7 अधिनियम या 7 कानून या फिर 7 फरमान जारी किए गए, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो?
अलाउद्दीन के ही शासनकाल में दो पद थे, एक का नाम था शहनागान, शहनागान, और एक पद का नाम था मुतसर्रिफान, मुतसर्रिफान। सवाल यह है कि ये कौन होते थे? ये राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी थे, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा, शहनागान और मुतसर्रिफान। एक शख्स या हम कहें एक पद मैं और लिखता हूं, इसका नाम है परवाना, परवाना नवीस। पीसीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके लोअर पीसीएस और लेखपाल के लिए भी इस प्रकार के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो परवाना नवीस है, ये क्या करता था? दरअसल ये परमिट जारी करने वाला अधिकारी था, परमिट जारी करने वाला, जारी करने वाला एक अधिकारी। ठीक है, परवाना नवीस। वापस आ जाओ अपने सवाल में। सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 48 देखो, 48 क्या कह रहा है? किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कहते हैं कि अकाल के समय प्रत्येक घर में ये आधा मन प्रतिदिन के हिसाब से ये अनाज देता था, जिस समय अकाल पड़ा हुआ था। 49 देखो, 49 कह रहा है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक सॉरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। 50 देखो, 50 नंबर कह रहा है कि घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका भी सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होगा। मैं यहाँ पे आपसे 3 शब्द लिखता हूँ। एक मैंने लिखा शब्द दरियाई, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा बालादस्ती, बालादस्ती, और एक शब्द मैंने लिखा मेहतरान, मिहतरान ए दलाल। ये सवाल, हालांकि सवाल नहीं, ये शब्दावलियां हैं और इन शब्दावलियों से संबंधित जो अर्थ हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। दरियाई का मतलब क्या है? दरियाई का मतलब है ऐसे घोड़े जो समुद्री मार्ग से आते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में घोड़ों को भी मंगवाता था, चूंकि युद्ध लड़ने पड़ते थे। तो ऐसे घोड़े जो समुद्री मार्ग से आते थे उन्हें दरियाई कहा जाता था। घोड़े जो कहाँ से आ रहे हैं? समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से जो आते थे उन्हें दरियाई। ऐसे घोड़े जो मध्य एशिया से आते थे, मध्य एशियाई घोड़े, इन्हें बालादस्ती कहा जाता था। और मिहतरान ए दलाल, ये घोड़ों का दलाल हुआ करता था, घोड़ों का दलाल था। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पा रहे हो? चलो अब मैं आपसे 2 शब्द और डिस्कस कर लूं। एक शब्द है, आपने सुना होगा, बरीद। बरीद क्या होते थे? बरीद होते थे गुप्तचर। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बरीद अगर कोई सूचना प्रेषित करता था तो सबसे पहले वो सूचना कहाँ जाती थी? सूचना प्रेषित करता था ये सबसे पहले शहना ए मंडी को, यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर को सूचना देता था। फिर सहना ए मंडी, अब बरीद जासूस है, मान लो बरीद ने कोई पकड़ ली बात कि फला व्यापारी जालसाजी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो ये सूचना देता था शहना ए मंडी को। शहना ए मंडी दीवान ए रियासत को बताता था, दीवान ए रियासत को बताता था, और ये दीवान ए रियासत फिर सुल्तान को बताता था, और फिर उस व्यापारी के खिलाफ अ, क्रिया की जाती थी, यानी कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती थी। एक पद और होता था जिसे मुनहियान कहा जाता था, मुनहियान। कहते हैं कि ये भी सूचना प्रेषित करता था, अर्थात इसका जो काम था वो भी था सूचना का प्रेषण करना। ठीक है, लेकिन मुनहियान एक बड़ा पद था और ये सीधे सीधे सुल्तान को सूचना प्रेषित करता था। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, 50 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ये पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा, और एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री का बैच चल रहा है उस हिस्ट्री के बैच से आप जुड़ जाइए। ये सारी की सारी पीडीएफ और साथ ही साथ थ्योरी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आप उस बैच से, और साथ ही साथ अन्य बैचेस भी हैं जो कि आपको आगे आने वाली जैसे लोअर की वैकेंसीज हैं या फिर पीसीएस की वैकेंसीज हैं, सभी के लिए कोर्स कवर कराया जा रहा है, तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।